हाय एवरीवन, लेट्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एवरेज की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पहले के सारे सेशन अच्छे लगे होंगे, आपने देखे होंगे। और इस सेशन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एवरेज शुरू करने के पहले हम कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे और फिर हम सवालों पे आएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ब्लैंक पेज मैंने नहीं लिया है, तो मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आमतौर पे जब हम किसी स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि एवरेज क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हालांकि ये तो एक फॉर्मूला है एवरेज का, बट एवरेज एक्चुअली में क्या होता है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम। तो चलो ठीक है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम करते हैं। मगर हम सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये अभी हम सीखने वाले हैं। बट उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको मैं बता दूं, जिससे कि आप शायद उस सवालों को और आसानी से कर सकते हो। उसके लिए मैं आपसे एक चीज पूछूं कि जैसे आपको ये पता है कि एवरेज जो होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एवरेज को मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर मैं एवरेज को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपसे कुछ चीज पूछता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज बताओ। तो आपके मन में क्या आएगा कि या तो आप बोलोगे 1 + 3 + 5 को जोड़ लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया 9/3 विच इज इक्वल टू कितना, 3। तो आपने एवरेज लिखा है यहाँ पर 3। तो एक तरीका तो आपने ये फॉर्मूला लगा के किया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इनके बीच में इंटरवल सेम, आप देख रहे हो यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, इंटरवल सेम है ना, इनका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि ये एपी में है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आपने कहा नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 3 है, 3 यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमेशा जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, जैसे कि 3, 5, 7, 9 ऑड हो और उनके बीच में गैप बराबर बराबर हो, तो हमेशा जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो आप देखो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो 3 है, तो इसका एवरेज कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर गैप बराबर बराबर चल रहा है। हाँ सर। और यहाँ पर ये मिडिल टर्म है, यहाँ से दो छोड़ा, यहाँ से दो छोड़ा, तो मिडिल में क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका जो एवरेज आएगा वो 5 आएगा। बाकी आप चाहो तो आप जोड़ सकते हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, कितना हो गया, 20, और ये 5 25। तो 25/5 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये देखो ये आ गया। अच्छा ठीक है। अब सर ये तो चीज समझ में आ गई जो आपने अभी समझाया। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। आपने अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो एपी का एक यूज हम यहाँ पर करते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं कि एन टर्म्स हैं और वो सब एपी में है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सम ऑफ एन टर्म्स जो फॉर्मूला था वो क्या था, n/2। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, 2a, ए मतलब फर्स्ट टर्म, n-1, डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है ही। अब आपको ये भी पता होगा जो nth टर्म होता है, जिसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, a + n-1 टाइम्स ऑफ d। ठीक है। तो ये जो सम ऑफ n टर्म्स है, इसको हम लिख सकते हैं n/2। यहाँ पर 2a में से एक a को अलग किया, एक a को अलग किया, और ये n-1 टाइम्स ऑफ d, ये कर दिया। अब यहाँ पर ये n/2 हो गया, ये a हो गया। ये जो चीज है, ये इस चीज को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, लिख दो लास्ट टर्म। अब ये सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। अब देखो सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये एन क्या है, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर मैं सम ऑफ एन टर्म्स को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दूं, तो यहां पर सामने बचेगा a + l/2। और ये जो चीज होती है ये तो होती है एवरेज। ये तो क्या होता है, एवरेज।
यानी कि एवरेज जो होता है वो होता है ए प्लस एल अपॉन टू, जिसमें ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, हाँ है ना, और एल का मतलब है लास्ट टर्म। अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट का भी एवरेज ले लोगे तो भी उस पूरी सीरीज का एवरेज आ जाएगा। मतलब जैसे कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर एक है और ये पांच है, तो 1 + 5 का एवरेज ले लो, तो 6/2 यानी कि 3, देखो एवरेज सेम आया। 1 और 9 का एवरेज ले लो, 1 + 9/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5, देखो एवरेज सेम आया। बात समझ में आ गई? तो यानी कि पहली बात तो हमको ये समझ में आया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके भी एवरेज निकाला जा सकता है। ठीक है। एक ये चीज देखी हमने कि अगर एपी में कोई सीरीज लिखी हुई है और कोई सीक्वेंस हमें एपी में दिया गया है और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड हैं, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब होते हैं तो मिडिल में एक टर्म बचता है, और वो जो मिडिल में एक टर्म बचता है वही हमारा एवरेज होता है ना। तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि अगर कोई सीरीज का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता है और वो एपी में है, एपी में होना जरूरी है, तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी मुझे पता है उस सीरीज का, तो भी मैं उस पूरी सीरीज का एवरेज निकाल सकता हूं। कैसे? फर्स्ट और लास्ट का एवरेज लेके। अब ये चीज क्यों फायदेमंद है? क्योंकि अगर आपको मान लो मैं बोलता हूं एक है, तीन है, पांच है, और ऐसे करते करते मैं 99 तक चला गया। अब आप अगर इस तरीके को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हाँ या ना। तो आपने सोचा कि अच्छा ये मिडिल टर्म यहाँ पर दिख नहीं रहा, मिडिल टर्म यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो आपने बोला कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ जो लास्ट टर्म है, अगर मैं इसका एवरेज ले लूं तो भी मैं इस पूरी सीरीज का एवरेज बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चल, तो ये मैं पूरा यहां से क्लीन कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये तो एक छोटा सा बेसिक मैंने आपको बताया। ठीक है, चल ये हो गया आपका काम करना। अब यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक है, तीन है, पांच है, तो आपने इसका एवरेज बताया कि यहाँ पर कितना आ रहा है? तीन आ रहा है। एक है, तीन है, पांच है, सात है, नौ है, तो आपने बताया कि इसका एवरेज कितना आ रहा है? पांच आ रहा है। ठीक है, इसका सम देखा मैंने, सम, इसका सम कितना आ रहा है? तो आपने कहा सर नाइन आ रहा है। इसका सम कितना आ रहा है सर? नाइन और नाइन 18, 25 आ रहा है, तो ये आ गया 25। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? मैंने कहा तीन, और एवरेज कितना है? एवरेज भी तीन। अच्छा, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? पांच। नम एवरेज कितना है सर? पांच। अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये फर्स्ट थ्री ऑड नंबर है, फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ये फर्स्ट फाइव कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो मैंने कहा हाँ, अगर फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं तो हमेशा उसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा? तीन होगा। क्यों ना? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तीन है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? पांच है, तो ये एवरेज भी कितना हो गया? पांच हो गया। अच्छा, अब मैंने बोला यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तीन थे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? तीन थे, तो सम कितना आया? नौ। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? पांच थे, तो सम कितना आया? 25। तीन और नौ में कुछ रिलेशन है? पांच और 25 में कुछ रिलेशन है? मैंने कहा हाँ, ये थ्री का स्क्वायर और ये पांच का स्क्वायर। तो मैंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर n जो है वो ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, तो सम जो होता है वो हमेशा होता है एन स्क्वायर। ठीक है, अगर सम एन स्क्वायर है, तो मैं सम को अगर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? एवरेज आएगा। तो सम तो एन स्क्वायर है, इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा? एन। तो आप देखो नंबर ऑफ टर्म जितने थे उतना ही आपका एवरेज आ गया। तो वही देखो, नंबर ऑफ टर्म जितने थे उतना ही एवरेज आ गया। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होंगे तो जो एवरेज होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होगा, और जो सम होगा वो हमेशा एन स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तीन, पांच, सात, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए और फर्स्ट
3, फर्स्ट 5, फर्स्ट 7, फर्स्ट 9, इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए। तो तब ये रूल यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से ऑपरेट होता है। ठीक है। अब सर इसको भी और हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से हटाया, ये हो गया। अब बात करते हैं कि सर अगर ये मान लो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे अभी आपने बोला कि वो ऑड है, ठीक है, वो ऑड है। तो अगर मैं बोल दूं कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो इसका एवरेज कितना होगा? सर 4 होगा। 2, 4, 6, 8, 10 हो, तो इसका एवरेज कितना होगा सर? 6 होगा। आप चेक कर लो। तो यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने हैं? 3। 3 एक ऑड नंबर है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। 5 तो एक ऑड नंबर। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये नंबर कौन सा है। ये नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, मगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि 3 है, यहाँ पर जैसे कि 5 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है या ऑड है, तो उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑड की। ठीक है। चाहे ये नंबर खुद अपने आप में इवन हो या ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये एपी में होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? मिडिल टर्म होगा। एवरेज कितना होगा? मिडिल टर्म होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जैसे ये 2 था, 4 था, 6 था, तो इसका एवरेज आपने बताया कि इसका एवरेज कितना है? 4। सम कितना है इसका? 12। 2, 4, 6, 8, 10, इसका एवरेज कितना आएगा? 6। और इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? ये आपका 12 हो रहा है, 12, 24, और ये 6, 30, 30। ठीक है। अच्छा, तो मैंने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 3। तो एवरेज आया 4। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5, तो एवरेज आया 6। यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक ज्यादा आ रहा है एवरेज। ठीक है। तो अगर नंबर जो है वो इवन की सीरीज चल रही है, यहाँ पर क्या चल रहा है? इवन सी इवन, ये इवन नंबर की सीरीज। अगर इवन नंबर की सीरीज है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, तो जो एवरेज होगा वो हमेशा n+1 होगा। ठीक है। अब मैंने देखा नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो सम आया 12। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो सम आया 30। 3 और 12, 5 और 30, 3 4 जा 12, 5 6 जा 30। यानी कि सम जो आ रहा है वो एक्चुअली में जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो, आपका सम आ जाएगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4, तो ये आ गया सम। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है, इसमें 6 मल्टीप्लाई किया, 5, इसमें एक ज्यादा, ये n है तो ये n+1 है, तो ये आ गया 30, तो ये आ गया आपका सम। अच्छा, तो इसका मतलब सर अभी पूरी कहानी जो ये समझ में आ गई कि अगर एक तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो हमेशा जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म होता है। ये आपने बता दिया। अब ये जो सीरीज हो सकती है, ये इवन की भी हो सकती है, ऑड की भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इवन की सीरीज है या ऑड की सीरीज, तो अगर ऑड की सीरीज है तो जो एवरेज होगा वो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर होगा, और जो सम होगा वो n² के बराबर। और अगर इवन की सीरीज है तो एवरेज जो होगा वो हमेशा n+1 के बराबर होगा, और जो सम होगा वो हमेशा n×n+1 के बराबर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब इसको फिर से मैं यहां से हटाता हूं, ध्यान से देखना। अब मैं यहां पर ना जो नंबर ऑफ टर्म्स ले रहा था, जो नंबर ऑफ टर्म्स ले रहा था, वो हमेशा मैं 3 टर्म्स या तो 5 टर्म्स ले रहा था, चाहे वो सीरीज इवन की सीरीज हो, चाहे वो सीरीज ऑड की सीरीज हो, है ना। अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये वैसे तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में
इतना डेप्थ में आपको जाना चाहिए, बट आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँ। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक है, तीन है, पांच है, एक है, तीन है, पांच है, सात है, एक है, तीन है, पांच है, सात है, नौ है, एक है, तीन है, पांच है, सात है, नौ है, 11 है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एवरेज कितना आएगा, आप बोलोगे तीन। यहाँ पर एवरेज कितना आएगा, आप बोलोगे पांच। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एवरेज कितना आएगा। मैंने कहा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, तीन थे। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, पांच थे। तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म आपको दिखा, मिडिल टर्म आपने बोल दिया कि एवरेज होगा। बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, चार है। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, छह है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास, छह है। तो ये तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है सर, बोलता है देखो एवरेज तो बीच में ही होगा। बस ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है ना, वो बीच में दिखता है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपको वो दिखता नहीं है, बट होगा तो बीच में ही। मैंने कहा मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ से दो नंबर छोड़े, यहाँ से दो नंबर छोड़े, तो बीच में बच गया। तीन और पांच के बीच में आ ही क्या सकता है, मैंने कहा चार आ सकता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यहाँ से तीन छोड़ा, यहाँ से तीन छोड़ा, पांच और सात के बीच में आ कौन सकता है, मैंने कहा बिल्कुल छह आ सकता है। और यही इसका क्या होगा, एवरेज होगा। यही इसका क्या होगा, एवरेज होगा। मैंने कहा अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक और तरीका सर आपने क्या बताया था कि एक और पांच का एवरेज ले लो। एक प्लस पांच, छह, बाई टू किया तो थ्री आ गया। एक प्लस सात, आठ, बाई टू किया तो चार आ गया। वन प्लस नाइन, टेन, बाई टू किया तो फाइव आ गया। वन प्लस 11, 12 बाई टू किया तो सिक्स आ गया। मैंने कहा ये सर ये रूल सब में चलता है, मैंने कहा ये रूल सब में चलता है। बस कंडीशन ये है कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो तो आपको पूरी सीरीज का एवरेज मिल सकता है, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी कि ये एपी में होना चाहिए। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है। ठीक है सर, ये चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने हटा दिया यहाँ से। सर ये अगर मैं आपसे बात करूं कि ये दो, चार, छः होता, टू, फोर, सिक्स, एट होता, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन होता, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, 12 होता, तो इसका एवरेज कितना आएगा सर, चार आएगा। इसका एवरेज कितना आएगा सर, छह आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, तीन थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो बीच में एक टर्म बच रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स पांच थे तो बीच में एक टर्म बच रहा है, वही उसका एवरेज होगा। बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, चार है, जो कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर चार और छह का एवरेज ले लो, चार और छह के बीच में क्या आएगा, मैंने कहा पांच आएगा। यहाँ पर छह और आठ के बीच में कितना आएगा, मैंने कहा सात आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी दो और छह, आठ बाई टू, टू प्लस एट, टेन बाई टू, टू प्लस टेन, 12 बाई टू, टू प्लस 12, 14 बाई टू। एवरेज आ गया, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लिया। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, ये हो गया। तो ये मेरे ख्याल से इतना आपको समझाने में मैं कामयाब रहा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि सवाल पहले करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर बोरिंग सा हो जाएगा। जैसे ये सवाल है आपके सामने। अब इस सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं कि इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज एम, तो ए प्लस बी प्लस सी, नंबर ऑफ टर्म्स तीन है, इसका मीन निकाला तो ये एम आ गया। मैंने कहा इससे हमें क्या मिलता है जीवन में, मैंने कहा इससे पता चलता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो थ्री एम है। ठीक है। अच्छा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको जीरो दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको जीरो दिया है। मैंने कहा इन दोनों से हम कुछ, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने कहा कर तो सकते हैं। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा देखो, ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी। अब मुझे मालूम है ये पूरा टर्म तो जीरो है, ये तो दिया है, ये तो जीरो है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये ए प्लस बी प्लस सी कितना है, थ्री एम, उसका स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा, नाइन एम स्क्वायर। ठीक है सर। अब वो बोल रहा है एवरेज निकालो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो मुझे इसको तीन से डिवाइड करना पड़ेगा जोड़ने के बाद। और इसकी वैल्यू मुझे दी गई है नाइन एम स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिखा नाइन एम स्क्वायर अपॉन थ्री
विच इज इक्वल टू 3m²। और ये इस सवाल का जवाब है। सिंपल, आसान, सरल, इजी। आगे बढ़ते हैं। Actually, find the average of the two-digit numbers which remain the same when the digit interchange their position। मतलब कि आपको उन दो डिजिट नंबरों का एवरेज निकालना है जिनके डिजिट को अगर आपस में चेंज करें तो भी वो नंबर चेंज ना हो। इसका मतलब ये है जैसे कि 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, ऐसे करते करते 55, 66, 77, ऐसे करते करते आप 99 तक जा सकते हैं। तो आपको इनका एवरेज निकालना है। अब आप बोलोगे वो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 इन सबको जोड़ो, फिर उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ टर्म से, फिर जाके एवरेज निकलेगा। मगर मैंने सर आपको ये बताया कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो। मैंने फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, क्योंकि डिफरेंस तो देख लो सेम है। डिफरेंस देख रहे हो, 11 11 का डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना? तो डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी में है। तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लिया, 11 प्लस 99 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 110 अपॉन 2, यानी कि आ जाएगा 55। और यही इस सवाल का जवाब है। सिंपल, आसान, सरल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो, ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन नंबर है, सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। If the average of the three number is 44, find the largest number. Find the largest number. तो हमने बोला तीन नंबर है, तो ये तीन नंबर मैंने बना लिया। मतलब ऑफ द थ्री नंबर सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। अब सेकंड जो है वो फर्स्ट वाले का ट्वाइस है। तो मैंने बोला कि अगर ये x है ना तो ये 2x है। ठीक है, अच्छा। तो मैंने बोला एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया। अब बोल रहा है कि जो सेकंड नंबर है ना वो थर्ड वाले का थ्राइस है। तो मैंने बोला ये नंबर होगा 2x/3। इसका थ्राइस करोगे तब 2x आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब इसका एवरेज बोल रहा है कि इनका एवरेज 44 है। आपसे बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो इन तीनों में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो तो 2x होगा, ये लार्जेस्ट होगा, तो यानी कि आपको 2x वैल्यू चाहिए। तो पहले तो इसका एवरेज निकालो, तो x प्लस 2x प्लस 2x/3 अपॉन तीन नंबर है तो तीन से डिवाइड किया, ये 44 आ गया। अब ये एलसीएम लेंगे तो ये 3x और मतलब ये 9x 11x हो जाएगा। तो 11x/9 और ये हो गया आपका 44। 11 से इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 36। तो x की वैल्यू 36 आ गई। तो यानी कि ये जो है ये 36 है, ये 36 का डबल ये 72 है, और 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो आपसे बोला लार्जेस्ट नंबर निकालो, वो तो 72 है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो कितना है, 72। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 61। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना। अब आप देखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं। हर ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है, हर इवन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। तो अगर ये y है, ये y+2 होगा, फिर ये y+4 होगा, ये y+6 होगा। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और ये y+8 हो गया। यही होगा, पांच कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर यही हो सकते हैं। अगर वो बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर, तो बेटा इसका और इसका अंतर कितना होगा, 8 ही तो होगा। इसके लिए नंबर निकालने की तो जरूरत ही नहीं है आपको। आप क्यों नंबर निकाल रहे हो, आप बता सकते हो कि 8 होगा, हाँ। बट अगर इस सवाल में ये पूछ लेता कि फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, या फाइंड द रेशियो ऑफ हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो फिर आपको निकालना पड़ता। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने बोला कि अगर ये कोई सीरीज है और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज है, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज ले लो, यानी y+y+8 अपॉन 2 कर लो, और ये आपको दिया है 61। ये आपको दिया है 61। ठीक है, तो ये 2y+8 यानी कि y+4 इज इक्वल टू 61 हो गया, यानी कि y किलो आ गई 57। तो y 57 आ गया, यानी कि ये 57 है। अगर ये 57 है तो ये और ये सब निकाल सकते हो आप। हाँ सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर वो बोलता है कि फर्स्ट हाईएस्ट और लोवेस्ट का मल्टीप्लीकेशन कर लो, या सेकंड हाईएस्ट है ना और लार्जेस्ट का मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो आपको ये नंबर, एक्चुअल नंबर आपको निकालने पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसके निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो जैसे ये ऑड नंबर का हो या इवन नंबर का हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पर बोला है 5 नंबर है, तो आपने कहा 5 नंबर है और उसका एवरेज है 61।
तो आप इसमें से कुछ मत करो, एक कम करके बताओ कितना आएगा, आप बोलोगे 4। तो ये जो 61 है ना, इसमें से एक बार 4 कम कर दो और एक बार 4 बढ़ा दो। तो 4 कम करने पे आएगा 57 और 4 बढ़ाने पे आएगा 65। तो ये आएगा आपका लोवेस्ट और ये आएगा आपका हाईएस्ट। ठीक है, या स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ज्यादा सही है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। अब अगर इसके पहले का कोई पूछेगा तो 2 कम कर देना, इसके बाद का कोई पूछेगा तो 2 बढ़ा देना। तो ये एक तरीका है। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये इवन या ऑड ये दोनों के लिए काम करता है। जैसे यहाँ पर बोलता है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज समथिंग, तो भी ये रूल काम करता है। बात समझ में आ रही है? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोल रहा है इन अरुण्स ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65। ठीक है, तो यहाँ पर एक अरुण है और अरुण के हिसाब से उनका जो वेट है वो 65 से ज्यादा है बट लेस देन 72। तो मैंने मान लिया कि अरुण का जो वेट है, अरुण का जो वेट है वो x kg, और ये x जो है ये अरुण के हिसाब से, अरुण के हिसाब से है ना, लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। अरुण के हिसाब से 65 से ज्यादा है, 72 से कम है। तो ये 72 हो गया और ये 65 हो गया। फिर बोल रहा है हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विथ अरुण एंड ही थिंक्स दैट अरुण्स वेट इज ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 70। बट अरुण के ब्रदर के हिसाब से अगर बात करें तो अरुण का जो वेट है वो 60 से 70 के बीच में। तो 60 से 70 हो गया। ठीक है, मगर उनकी माताजी की बात करें तो उनकी माताजी के हिसाब से जो अरुण है उसका वेट 68 केजी से ज्यादा नहीं है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 केजी, यानी कि अरुण की माताजी की माने तो ये 68 से कम होना चाहिए उसका वेट। तो इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, अब वो बोल रहे हैं अगर ये सभी के सभी सही हैं अपनी अपनी जगह पे, सभी के सब सही हैं, इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ अरुण। तो एवरेज आपसे पूछ रहा है। अब यहां पर ना आप ये सोचो कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में आपकी लोअर और अपर लिमिट एक्चुअली में क्या आ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हमने पहला लाइन पढ़ी तो हमारा 65 और 72 आ रहा था। तो हमने बोला 65 और 72, मतलब हमारा इसके बीच में वेट होना चाहिए। फिर बाद में हमने देखा कि ये 60 से 70 आ गया, तो 70 इसके पहले आ गया और 60 इधर आ गया, ये 60। तो हमारा अभी जो लोअर और अपर है वो ये बन गया। ठीक है, अच्छा। फिर इनके हिसाब से बात करें तो 68 से कम होना चाहिए, 68 यहाँ पर आ गया। तो अभी हमारा जो लिमिट बन गया वो ये बन गया। ठीक है, तो 65 से ज्यादा होना चाहिए, 68 से कम होना चाहिए, 65 से ज्यादा होना चाहिए, 68 से कम होना चाहिए। तो 65 से ज्यादा क्या हो सकता है? 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 तो नहीं हो सकता, 65 भी नहीं हो सकता। यानी कि ये दो डिफरेंट वेट ये आ रहे हैं। तो बस आपको इसी का क्या लेना है, एवरेज लेना है, 66 और 67/2। बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, आसान था, सरल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टन एग्रीकल्चर वर्कर इज एस एंड दैट ऑफ अदर वर्कर इज टी। यानी कि यहां पर कुछ एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं और कुछ अदर वर्कर्स। ठीक है, तो इनका क्या बोल रहा है, इनका एनुअल एवरेज इनकम जो है वो एस है और इनका टी है, एवरेज इनकम। ठीक है, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर इज 11 टाइम्स दैट ऑफ द अदर वर्कर। यानी कि इनका जो नंबर है वो संख्या, तो यहां पर वो बोल रहा है 11 टाइम्स है। यानी कि अगर इसको मैं x मानूंगा तो ये 11x होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपसे बोला देन फाइंड द एवरेज ऑफ मंथली इनकम ऑफ ऑल वर्कर्स। ऑल वर्कर्स मतलब इन सबको मिलाकर। तो मैंने कहा अगर मैं बोलूं कि अगर ये इतने लोग हैं और इनका एवरेज ये बैठ रहा है तो इनका टोटल कितना होगा। मैंने कहा नंबर इंटू एवरेज कर दो तो टोटल आ जाता है, अभी बताया था शुरुआत में। तो s इंटू 11x प्लस ये x इंटू टी, x इंटू टी, और नीचे इनका टोटल कर लो तो ये कितना आ गया 12x। ये आपका एवरेज आ जाएगा या रिक्वायर्ड एवरेज आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो यहां से आपने x कॉमन निकाला तो ये 11s आ जाएगा
ये टी आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। और ये आपके सवाल का क्या आ गया, जवाब आ गया। अब इसका एक शॉर्टकट क्या है, इसको अपन बोलते हैं एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला एग्रीकल्चरल वर्कर है और अदर वर्कर है, तो इनका एवरेज कितना है, एस है, इनका एवरेज कितना है, टी है, और इनको कंबाइन करेंगे तो एक एवरेज आ जाएगा जिसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। और यहाँ पर नंबर हम लिखते हैं, नंबर्स। तो ये अगर 11 होंगे तो ये एक होगा, क्योंकि ये जो है ये इसका 11 टाइम्स है ऐसा बोला गया था। तो उसी तरह से जैसे मैंने इसको x माना तो ये क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो रेशियो कितना होगा, 11:1। तो अगर आपको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, यानी कि 11s प्लस 1 इंटू टी, यानी कि टी अपॉन इसका टोटल से डिवाइड कर दो, तो 11+1 कितना हो गया, 12। तो ये देखो ये दोनों सेम ही आ रहा है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है, अपॉन दिस प्लस दिस, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें और भी शॉर्टकट है एलिगेशन में, बट अभी आपको एग्जामिनेशन में अगर आप इस तरह से करोगे तो शायद आपके नंबर कट जाए, तो इसलिए आपको ये सब चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक, फिर भी मैं बहुत कम चीजें लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आप बना सकते हो, लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में सवाल को कैसे करना है, उसका आंसर तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज 5। तो 2+7+6+x, 1, 2, 3, 4, ये 5 आ गया। एंड द एवरेज ऑफ 18, 1, 6 x एंड y इज 10। ये कितना है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो। अच्छा, यहाँ पर आपके स्कूल में जो सवाल आएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में काफी इजी होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा ट्रिकी सवाल भी आता है। ठीक है, अब और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं उसको करने की थोड़ी सी अप्रोच अलग हो जाती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा इन फ्यूचर आगे चलकर। बट अभी फिलहाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं कि आपको सोल्यूशन वहां पर क्या देना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7+2 9 और ये 15 हो गया, तो 15 20 के पास जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। ये 5 आ गया, तो ये 5 है। तो 18, 1, 19, 6, 25 + 5, 30, और ये 50 हो रहा है। तो 50 - 30 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। क्या आपका आंसर। तो आपको x और y निकालना तो निकल गया, आसान है, इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क फॉर 63 पर पेपर। ठीक है, तो कोई एग्जाम है जिसमें जो एवरेज मार्क है पर पेपर वो 63 है। अब नंबर ऑफ पेपर कितने हैं वो मुझे मालूम नहीं है, और वो मुझे निकालना भी है। नीचे यहाँ लिखा भी है कि हाउ मेनी पेपर वर देयर इन एग्जामिनेशन। तो जो भी टोटल सम होगा, जो भी टोटल पेपर होंगे उसमें जितने जितने नंबर आएंगे उसको जोड़ेंगे, उसको नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेपर से, यानी 4 पेपर है तो 4 से डिवाइड करो, 5 पेपर का सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है तो 5 से डिवाइड करो। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड करेंगे, तो आपका एवरेज आएगा जो कि 63 दिया गया है। अब बोला इफ ही हैड ऑब्टेन 20 मोर मार्क्स फॉर हिज ज्योग्राफी पेपर एंड 2 मोर मार्क्स फॉर हिज हिस्ट्री। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर उसके ज्योग्राफी में 20 नंबर और आ जाएं और हिस्ट्री में उसके 2 नंबर और आ जाएं, तो उसका एवरेज बढ़कर 65 मार्क्स पर पेपर हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो आपसे पूछा वो पेपर हैं कितने, मतलब 3 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, 5 पेपर हैं, वो हैं कितने। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं कि जो टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स होगा, उसको अगर मैं नंबर ऑफ पेपर से डिवाइड कर दूं, जो कि n मैंने मान लिया, लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ पेपर जो कि मुझे निकालना है। तो टोटल मार्क्स को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज आएगा, एवरेज मार्क आएगा पर पेपर, जो कि मुझे सवाल में 63 दिए गए। तो यानी कि यहाँ से जो टोटल मार्क्स आएगा वो 63n आ जाएगा। ये एक चीज मेरे पास आ गई। अब वो बोल रहा है ये जो टोटल मार्क्स है, इसमें अगर ज्योग्राफी में 20 नंबर बढ़ गए और हिस्ट्री में 2 नंबर बढ़ गए, तो ये जो टोटल मार्क्स है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल मार्क्स +20 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो तो यहाँ भी तो ऐड होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63n +20 +2। अब आपका टोटल मार्क्स ये है,
इस केस में पेपर तो उतना ही है, पेपर तो एन ही है। यानी कि अगर आप अब एवरेज निकालोगे तो वो क्या होगा, टोटल मार्क्स यानी कि जो आपका पुराना पेपर था प्लस 20 + 2 अपॉन एन करोगे तो अब जो एवरेज आ रहा है वो 65 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा है इसकी वैल्यू ये लिखिए, तो लिख देते हैं 63n + 22 अपॉन एन इज इक्वल टू 65। तो ये 63n + 22 इज इक्वल टू 65n। तो ये इसके पास जाएगा तो 2n इज इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। यानी कि कुल मिलाकर 11 पेपर होंगे आपके। कुल मिलाकर कितने पेपर होंगे, 11 पेपर। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जानबूझ के आपको और बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके स्कूल में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। आपको शो करना पड़ता है कि आप वो आंसर कैसे लेके आए। आपको उससे वहां जाके कोई गोला नहीं मार्क करना है। इसलिए यहाँ पर आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको पूरा पूरा समझा सकें एग्जामिनर को कि आपने कैसे किया। क्योंकि अगर उसको जरा सा भी लगा कि इसने यहाँ से ये स्टेप कैसे गायब कर दी, तो आपके आधे एक नंबर कम कर सकता है, काट सकता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर जैसे बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 10 इन बोट इज इंक्रीज बाय 1.8 kg व्हेन वन ऑफ द क्रू हु वेट 53 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू मैन, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन। ठीक है। तो अब यहाँ पर समझो बात को कि यहाँ पर कितने लोग हैं भाई साहब, 10 लोग हैं। अब समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लो यहाँ पर 10 पर्सन है, तो ये पर्सन P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, ऐसे करते करते P9 हो गया। और ये जो 10वां है ना, उसका वेट मैंने मान लिया कि उसका वेट है 53। तो इन सबका वेट हम जोड़ रहे थे, तो आप चाहो तो इन सबका वेट जोड़ लो। इन सबका वेट जोड़ लो, तो पहले आदमी का वेट, दूसरे आदमी का वेट, तीसरे आदमी का वेट, ऐसे करते करते सबका वेट जोड़ा, 9वें आदमी तक मैं चला गया। ये जो 10वां आदमी है ना, इसका वेट मैंने जोड़ लिया कि 53 है। इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 10 से। इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 10 से। अच्छा, तो इसका कुछ एवरेज आ रहा होगा। ये एवरेज कितना आ रहा है, ये मैंने मान लिया ए आ रहा है। मुझे मालूम नहीं है, उसने बस इतना बताया कि एवरेज 1.8 केजी से बढ़ जाएगा। था कितना वो नहीं मालूम है। मैंने कहा ठीक है। अब वो अगर इस आदमी के बदले कोई नया आदमी आ जाए, यानी कि ये बाकी 9 लोग तो सेम रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये बाकी 9 लोग तो मैंने सेम कर दिए। अभी जो इसकी जगह कोई नया आदमी आ गया, ये नया आदमी है, इसका वेट मुझे निकालना है। मगर है तो लोग अभी भी 10 ही। मैंने कहा हाँ। तो वो बोल रहा है एवरेज जो है 1.8 केजी से बढ़ जाएगा, यानी कि अगर पहले ए आ रहा था एवरेज, तो अब 1.8 प्लस ए आएगा। मैंने कहा ठीक। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान लूं और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, तो मैं अगर आपसे कहूं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो दोनों का बेस तो सेम ही है। मैंने कहा हाँ। ये W1 से W9 ये भी सेम है दोनों। मैंने कहा हाँ। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट तो सेम सेम कट जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो बचेगा कितना, मैंने कहा WN - 53। और यहाँ पर ए और ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, मैंने कहा 1.8। तो ये जो WN आएगा ये आ जाएगा 10 × 1.8 यानी कि 18। तो जो नया पर्सन है उसका वेट आएगा 53 + 18। 53 + 18। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात ये आती है सर कि इसी सवाल को अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में, अगर ऑब्जेक्टिव किसी एग्जाम में ये सवाल आता है, तो इस सवाल को आप वहां पर कैसे करोगे, और यहाँ एक से ज्यादा हो गए तो, जैसे मान लो यहाँ पर एक आदमी रिप्लेस हुआ, दो आदमी भी रिप्लेस हो सकते हैं, तीन आदमी भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर लिखा है ना, उसको ध्यान से देखो। जो वेट ऑफ न्यू पर्सन लिखा है वो एक्चुअली में क्या लिखा है, 53 + 18। 53 क्या है, वेट ऑफ ओल्ड पर्सन। 18 क्या था एक्चुअली में, 18 था आपका 1.8 में जब आपने 10 मल्टीप्लाई किया। 10 क्या था, नंबर ऑफ पर्सन। तो n नंबर ऑफ पर्सन इंटू 1.8, यानी कि जो एवरेज आपका इंक्रीज हुआ या तो फिर डिक्रीज हुआ। यानी कि यहाँ पर इन फ्यूचर समझो बात को, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। इन फ्यूचर मान लो दो आदमी को रिप्लेस किया गया, दो आदमी को रिप्लेस किया गया, और आपको उन दो आदमी को रिप्लेस करके दो नए आदमी को लेके आया जाता है। और आपसे पूछेगा कि उन दो नए व्यक्तियों का एवरेज वेट कितना है। वहां पर एक्चुअल वेट नहीं पूछ सकता क्योंकि दो लोग हैं ना, तो एवरेज वेट ही आएगा। तो उस केस में आपको समझना ये पड़ेगा कि अगर यहाँ पर दो लोग होंगे, तो जैसे ये
दो नए लोग यहाँ पर, नया एक आदमी है ना, अगर ये दो नए लोग होते तो मैं बोलता ये N1 है और ये N2 है। अच्छा, ये दो नए लोग आए तो दो पुराने लोग गए भी होंगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दो पुराने लोग का सम, ये हो गया पुराने वाले। ठीक है, प्लस या तो माइनस। अब ये प्लस और माइनस क्या है, प्लस अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा हो, माइनस अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा हो। अगर एवरेज इंक्रीज होगा तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, और अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, इनटू यहाँ प्लस माइनस, फिर क्या हुआ, एन, एन यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। जब आप रिप्लेस करते हो तो अगर 10 लोग थे तो रिप्लेस करने के बाद भी क्या होंगे, 10। रिप्लेस करने के पहले भी कितने थे, 10, क्योंकि जो गया उसके बदले कोई आया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, जो कि इस सवाल में 10 है, इनटू एवरेज। कौन सा एवरेज, जो एवरेज आपको इंक्रीज या डिक्रीज दिया गया था। जैसे 1.8 यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या 1.8 डिक्रीज हो सकता था, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। बात समझ में आ गई। तो अगर दो नए लोग आते तो ये दो पुराने लोगों का वेट हम जोड़ते, उसमें अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा हो तो यहाँ पर प्लस का साइन आता, एवरेज डिक्रीज हो रहा हो तो यहाँ पर माइनस का साइन आता। नंबर ऑफ पर्सन इनटू जितने से एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही आदमी था, तो यहाँ पर एक ही आदमी था, तो यहाँ पर एक नया व्यक्ति का वेट, सामने क्या होगा, पुराने व्यक्ति का वेट प्लस नंबर ऑफ पर्सन इंटू एवरेज। कौन सा वाला एवरेज, जितने से एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ गई। सिंपल है, आसान है, सरल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो ये सवाल आ गया, द वेट, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 45। तो ए बी सी यानी कि तीन लोग हैं, 45। तो यहां से मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ए प्लस बी प्लस सी करने पे मुझे 135 मिलेगा। ठीक है सर। अब इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी अपॉन टू करेंगे तो 40 आएगा, यानी कि ए प्लस बी जो है वो 80 आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने यहां से देखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सी मैं निकाल सकता हूँ, जो कि कितना आएगा, 55। ठीक है, सी मेरा आ गया। बट मुझे सी चाहिए क्या, नहीं मुझे तो बी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का जो एवरेज वेट है वो 43 है, यानी कि बी प्लस सी जो आएगा वो 86 आएगा। ये मैंने थर्ड इक्वेशन मान ली। अच्छा, अब मुझे सी तो पता ही है 55 है। अगर सी 55 है और टोटल 86 है तो बी को 31 होना पड़ेगा। तो मुझे बी चाहिए था, मैंने बी निकाल दी, तो बी कितना आएगा, 31 kg आएगा। ठीक है, आसान है, सरल है, इजी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। ठीक है, तो क्लास में 39 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज है वो 15 ईयर्स आ रहा है। इफ द एज ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, if the age of the teacher be included, then average increase by 3 month। तो अगर टीचर की एज को भी ऐड कर लेते हैं तो एवरेज 3 मंथ से इंक्रीज हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ टीचर। तो यहाँ पर आपको टीचर की एज बतानी है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, बहुत अच्छा, एक लाइन में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम इसको एक लाइन में इसका आंसर बताते हैं, बड़ा ही यूनिक तरीका है। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि अगर पेपर में आएगा तो आपको पहले सवाल समझ में आ जाए, फिर आप स्टेटमेंट वाइज इसको लिखोगे। आप सोचो 39 स्टूडेंट है, तो 39 से आप डिवाइड करोगे, एवरेज कितना आएगा, 15। आप सबका एज जोड़ोगे। ठीक है, सबका एज जोड़ोगे, कितने स्टूडेंट है, 39 स्टूडेंट। ठीक है, अब इन्हीं 39 स्टूडेंट के साथ में अगर आपने टीचर का भी एज जोड़ दिया तो अब लोग कितने हो गए, 40। ठीक है, और वो बोल रहा है एवरेज 3 महीने से बढ़ जाएगा। अच्छा, ये 15 साल है और ये 3 महीने से एवरेज बढ़ जाएगा, यानी कि 15 प्लस 3 महीने को मैंने साल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मुझे यहां से ये चीज पता है कि A1 से लेकर A39 का जो सम है वो 39 × 15 है, और वो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिखा 39 × 15 प्लस टीचर का एज इज इक्वल टू, ये 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 × 15 कितना हो जाएगा, 600। और ये 1/4 ही आ जाएगा 10, यानी कि ये 610 आ जाएगा। तो टी आ जाएगा 610 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 585 आएगा। तो ये आ जाएगा 25। तो जो टीचर है उसकी जो एज है वो कितनी है, 25 साल है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना।
समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? तो अब इस चीज को आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा था एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 50 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर्स ऑफ ए कंपनी इज 850। ठीक है, तो पहली बात तो 50 एम्प्लॉइज हैं जिसमें से 5 ऑफिसर्स हैं। तो ऑफिसर्स जो हैं वो 5 हैं नंबर्स में, और नॉन ऑफिसर्स बोल देते हैं। नॉन ऑफिसर्स जो हैं वो फिर 45 होंगे। अच्छा, इन सब का जो एवरेज है वो 850 बता रहा है, बट एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर, इनका एवरेज जो है वो 2500 है। और इनका एवरेज आपसे पूछा है, इनका एवरेज आपसे पूछा है, तो इनका एवरेज मैंने ए मान लिया। ओवरऑल जो एवरेज आ रहा है वो 850 है। तो मैंने कहा अगर 5 ऑफिसर्स हैं और हर एक की एवरेज 2500 बन रही है, तो इनका टोटल कितना होगा? तो आप बोलोगे 5 इंटू 2500 प्लस, अगर ये 45 लोग हैं इनका एवरेज ए है, तो इनका टोटल कितना हो रहा है? तो आप बोलोगे 45 इंटू ए अपॉन टोटल लोग हैं कितने, मैंने कहा 50, इज इक्वल टू एवरेज कितना आना चाहिए? मैंने कहा एवरेज आना चाहिए 850। ठीक है, अच्छा। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 इंटू 25 कितना होता है? 125। और ये डबल जीरो आ गया, ये 45 ए हो गया, और ये 850 इंटू 50 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको ए मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें एक चीज हम और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इसमें एक एलिगेशन वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था पहले, मैंने कहा यहाँ लिखा ऑफिसर्स और यहाँ मैंने लिखा नॉन ऑफिसर्स। ठीक है, इनका एवरेज कितना है? मैंने कहा इनका एवरेज जो है वो 2500 है, और इनका एवरेज मुझे मालूम नहीं है। और इनका एवरेज आ रहा है 850, और इनकी संख्या, नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो है वो 5 है और ये है 45। तो अब आप ये जो 5 और 45 का जो रेशियो है, इसको आप 1:9 भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको याद हो, तो दिस इंटू दिस करोगे तो ये आएगा 2500, प्लस दिस इंटू दिस करोगे तो ये आएगा 9a अपॉन 9 + 1 10 इज इक्वल टू ये 850 के बराबर आएगा। ठीक है, मेरे पीछे जा रहा है शायद से। ठीक है, 850 के बराबर आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो 9a होगा वो 8500 -2500, ये 6000 आएगा। तो ए की जो वैल्यू है वो 6000/9, 3 से करेंगे तो ये 697 के आसपास आना चाहिए, है ना, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, 697 के आसपास शायद से आएगा। तो ये एवरेज आपने बता दिया, आपको अप्रोक्स, आपको इसका अप्रोक्स आंसर बताना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? ये आंसर यहाँ से भी वही चीज आएगी, यहाँ से भी आपको वही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से भी आपको वही मिलने वाला है। अगर आप 5 कैंसिल कर दोगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, और ये 10 बन जाएगा। 5 ऊपर से कॉमन निकाल के नीचे काट दिया, तो ये क्या हो गया? 2500, ये 9a हो गया। ये चीज दिख रही है आपको, नीचे 10 दिख रहा है आपको, ये 10 दिख रहा है, और ये 850 दिख रहा है। ये सेम ही चीज है। ठीक है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन बोलते हैं। एलिगेशन भी कुछ नहीं है, एवरेज ही है, वेटेड एवरेज। ठीक है, बट जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास में जो स्टूडेंट है उनका एवरेज जो एज है वो 15.8 है, और उस क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज का जो एवरेज एज है वो 16.4 है, गर्ल्स का जो है वो 15.4 है। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो। तो मैंने मान लिया कि जो बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये मैंने मान लिया बी है, और ये मान लिया मैंने जी है। नंबर ऑफ बॉयज मैंने बी मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने जी मान लिया। अगर नंबर ऑफ बॉयज बी हैं और उनका एवरेज 16.4 आ रहा है, तो टोटल एज बॉयज का कितना आएगा? मैंने कहा 16.4 इंटू बी आएगा। मैंने बताया था ना, एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम आ जाएगा, तो सम आ गया, टोटल एज आ गया बॉयज का। उसी तरह से अगर गर्ल्स का बात करें तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 15.4 इंटू जी, और टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? बॉयज प्लस गर्ल, इज इक्वल टू जो एवरेज है वो एक्चुअली में 15.8 दिया गया है।
तो यहां से हमने लिखा 16.4 बी, ये 15.4 जी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 15.8 बी प्लस 15.8 जी। तो इसको हम इसके पास भेजेंगे तो ये 0.6 बी आ जाएगा, और इसको हम इसके पास भेजेंगे तो ये 0.4 जी आ जाएगा। तो मैंने बी अपॉन जी किया तो ये 0.4 अपॉन 0.6, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3। तो आपसे रेशियो ही पूछा था कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो बता दो, तो वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। जो भी बॉयज और जो भी गर्ल्स हैं उनका रेशियो 2:3 है। वो 20 और 30 भी हो सकते हैं, वो 200 और 300 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो 10 और 15 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट उनका रेशियो 2/3 बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला एक कार ओनर बाइज पेट्रोल एट ₹7.50, ₹8 एंड ₹8.50 पर लीटर for 3 successive years. What approximately is the average cost per liter of petrol if he spends ₹4,000 each year? यानी कि वो 4,000 रुपये हर साल पेट्रोल पर खर्चा करता है। अगर उसने एक साल या पहले साल उसने ₹7.5 प्रति लीटर पर लीटर, और दूसरे साल उसने ₹8 पर लीटर, और तीसरे साल उसने 8.50 पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदा है, और हर साल उसने ₹4,000 पेट्रोल पर खर्च किए हैं, तो अभी वो पूछ रहा है उसका एवरेज कॉस्ट क्या है, यानी कि एवरेज कॉस्ट पर लीटर क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपने ₹4,000 लगाए हैं साल भर में, और 1 लीटर आपको ₹7.5 में मिलता था, तो इतना लीटर आपने वो पहले साल आपने यूज किया, दूसरे साल आपने कितना यूज किया होगा, दिस, और तीसरे साल आपने इतना यूज किया होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल, इतना हमने पेट्रोल यूज किया होगा। तो अगर मैं यहाँ से ₹4,000, 4,000 कॉमन निकालूं, तो ये 1/7.5 आएगा, ये 1/8 आएगा, ये 1/8.5 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4,000, और ये हो जाएगा 7.5 यानी कि 15/2, तो 2/15, 1/8, और ये हो जाएगा 17/2, तो 2/17। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 76700 अपॉन 51। इतना लीटर पेट्रोल उसने यूज किया होगा इन 3 सालों में। और अगर इन 3 सालों में उसने हर साल ₹4,000 खर्चा किया है, तो टोटल जो उसने पे किया, टोटल कॉस्ट जो उसका आया, वो 4,000 इंटू 3 यानी कि ₹12,000 है। यानी कि 76700 अपॉन 51 लीटर पेट्रोल के लिए उसने ₹12,000 खर्च किए। तो आपसे बोल रहा है 1 लीटर का प्राइस बता दो, यही आपका एवरेज आ जाएगा। तो हमने कहा 12,000 को डिवाइड कर दो 76700 अपॉन 51 से, जो कि क्या होगा 12,000 इंटू 51 अपॉन 76700। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही है वो 7.98 आ रही है, 7.98 रुपीज आ रही है, यानी कि 7.98 पर लीटर उसको पड़ा, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की है? दिख तो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपने ₹4,000 पहले साल खर्चा किया, किस रेट से आपने पेट्रोल खरीदा, इस रेट से खरीदा, ₹7.5 पर लीटर, यानी कि ₹7.5 में 1 लीटर आया। तो 4,000 में कितना लीटर आया होगा, इतना लीटर आया होगा, ठीक है। 8 के हिसाब से इतना आया होगा, 8.5 के हिसाब से इतना आएगा, तो टोटल इतना लीटर आपने पेट्रोल यूज यूज किया 3 साल में मिलाकर। और इन 3 साल में आपने जो टोटल पैसा खर्चा किया पेट्रोल के ऊपर वो इतना किया। तो अगर आप इनका रेशियो ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर आपको इन 3 सालों में कितना पड़ा, एवरेज कॉस्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, ठीक है। यहाँ पर बोलता है एवरेज ऑफ 5 नंबर is 27 if one number is excluded। अगर एक नंबर इसमें से हटा दें, द एवरेज नंबर बिकम 25, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले समझो, 5 नंबर है,
वो 5 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं बोला, वो इवन है ऑड है ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला कि अगर वो नंबर n1, n2, n3, n4 और n5 है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा और मेरा एवरेज आएगा 27। ठीक है। अब बोला इसमें से एक नंबर हटा दो, मैंने बोला इस नंबर को मैं हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा n1, n2, n3, n4, ये हो जाएगा 4। और फिर वो बोल रहा है इस केस में आपका एवरेज हो जाएगा 25। तो मैंने कहा ये जो वैल्यू है ना, ये n1, n2, n3, n4, इसका सम आ रहा है 100, जो कि मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो अगर मैं इसको आगे ले जाता तो मैं लिखता 100 प्लस फिफ्थ नंबर जो भी है अपॉन 5 इज इक्वल टू 27। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 135 बनेगा, और ये 100 प्लस फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जो फिफ्थ नंबर है वो एक्चुअली में 35 है। अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है एक्सक्लूडेड नंबर। एक्सक्लूडेड नंबर जो कि फिफ्थ नंबर था वही तो हमने निकाल दिया था, वही तो हमने हटा दिया था। तो जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो कितना है? 35। बात समझ में आ गई? ठीक है। मैं आपको इस मेथड से इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो हैं इस सवाल का जवाब शायद जानते भी हों, दे भी देते हों, पर वो जिस तरीके से देते हैं ना, वो तरीका कभी कभी उनको गलत आंसर देता है, क्योंकि वो बेसिकली कॉन्सेप्ट को नहीं समझते कि एक्चुअली में एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा और इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, है ना। इंक्रीज कर दिया या हटा दिया। अब यहाँ पर हटा दिया है, ऐसा भी हो सकता था कि एक नंबर और ले लेते, तो जब मैं एक नंबर और ले लेता तो फिर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले का डिफरेंस निकालता। ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द टाउन इन द फर्स्ट 4 डेज ऑफ ए मंथ वॉज 58 डिग्रीज, यानी कि पहले 4 दिनों का एवरेज 58 डिग्रीज है। तो मैंने टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनका सम मैंने लिख दिया 4 इंटू 58। कितना कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। द एवरेज ऑफ द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकेंड यानी कि T2, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अब ये भी आपके चार ही वैल्यूज हैं, तो ये होगा 4 इंटू ये कितना है भाई साहब? 16। ठीक है। तो मैंने देखा कि अगर मैं इस इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो मैंने देखा T2, T3, T4, T2, T3, T4 मिल रहा है। तो मैंने इसमें से इसको घटा दिया, तो मैंने देखा कि 4 कॉमन निकाल लें, 4 इंटू 60, 4 इंटू 58, 4 कॉमन निकाल लें, तो 60 - 58 आएगा, यानी कि 2। और यहां से बचेगा कितना? T5 - T1। ठीक है, समझ पाए? अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये जो तीन टर्म्स दोनों में कॉमन है वो कट जाएंगे, बचेगा क्या? T5 - T1, हाँ है ना। और यहाँ तो 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 बाहर निकालो तो 60 - 58 कितना होगा? 2। तो 4 2 8 आ जाएगा। अब आखिर में वो क्या बोल रहा है? इफ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ डे, टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ डे वर इन द रेशियो 7:8, यानी कि इसका जो रेशियो है वो 7:8 है। तो आपसे बोला कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फिफ्थ डे, यानी कि आपको T5 निकालना। आप देखो यहाँ पर कि T5 और T1 का रेशियो आ रहा है ये, और इसका डिफरेंस है 1 यूनिट, जबकि यहाँ पर इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 के बराबर है, यानी एक की वैल्यू 8 है। अगर एक की वैल्यू 8 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 8 56 डिग्री। 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 8 64 डिग्री। यानी कि जो फिफ्थ डे जो टेम्परेचर होगा वो 64 डिग्री होगा। एक तरीका ये है। या तो आप यहाँ पर ये बोल सकते थे कि T1 और T5 का टेम्परेचर का जो रेशियो है वो 7:8 है, यानी कि मैं इसको बोल देता हूँ कि ये 7x है और ये 8x है। तो 8x और 7x का डिफरेंस कितना आएगा? x। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में 8 के बराबर है, तो x की वैल्यू 8 हो गई। तो 7x और 8x में ये x की जगह 8 पुट कर देना, तो ये 56 और ये 64 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान था, इजी था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसके जो नंबर है वो गलती से 63 की जगह 83 हमने एंट्री कर दी उसकी, मतलब इंस्टेड ऑफ 63, इसका मतलब 63 सही है और 83 गलत है। ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गॉट इंक्रीज बाय हाफ। तो एवरेज मार्क्स जो है क्लास का वो हाफ नंबर से बढ़ गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब यहां पर समझो, एक चीज समझो, जैसे ये 2 है,
4 है, 6 है, इसका एवरेज कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3, 5 और 7, तो इसका एवरेज कितना आना चाहिए? 5। यहाँ लिख दूँ 1, 3 और 5, तो इसका एवरेज कितना आना चाहिए? 3। अब समझो, मैंने पहले ये लिखा। अगर मैं आपसे बोलूं हर एक नंबर को एक से बढ़ा दो और बताओ एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आपने इन सबको ना एक एक से इंक्रीज किया, तो मेरा एवरेज भी एक से इंक्रीज होगा। अच्छा, यानी कि अगर मुझे इसका एवरेज पता है और मैं बोल रहा हूँ कि इन सबको हर एक नंबर को एक एक से बढ़ा दो, तो एवरेज में क्या चेंज आएगा? एवरेज भी एक से बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, अगर मैं इन सबको एक एक से डिक्रीज कर दूं, तो मैंने कहा एवरेज भी एक से डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, इसका एवरेज कितना आएगा? 4। इसका एवरेज कितना आएगा? 8। सर अगर कोई नंबर है, उसका एवरेज मुझे पता है, अगर मैं हर एक नंबर को डबल कर दूं, यानी कि हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एवरेज जो नया वाला होगा वो भी क्या होगा? मैंने पुराने वाले का भी डबल कर दूं। यानी कि अगर आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 होता, ये 12 होता, ये 18 होता, तो इसका एवरेज कितना आता? 12 आता। तो अब देखो इसका भी 3 टाइम्स किया आपने। तो अगर आप यहाँ पर 3 टाइम्स कर रहे हो, हर एक नंबर को 3 टाइम्स कर रहे हो, तो एवरेज भी 3 टाइम्स हो जाएगा। हर एक नंबर को 2 से बढ़ा रहे हो, तो एवरेज भी 2 से बढ़ जाएगा। हर एक नंबर को 5 से घटा रहे हो, तो एवरेज भी 5 से घट जाएगा। हर एक नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो एवरेज भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये फर्क पड़ता है। तो उल्टा भी होता होगा, अगर एवरेज 2 से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक इंट्री, हर एक ऑब्जर्वेशन भी 2 से इंक्रीज हुआ होगा, तभी एवरेज 2 से इंक्रीज हो सकता है। समझ में आया? अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब ये अप्रोच अगर आपको समझ में आती है, तो इस सवाल का जवाब आप ओरली भी दे सकते हैं। ठीक है? ये जो क्वांटिफिकेशन वाला चैप्टर ऐड किया ना, वो बेसिकली इसलिए ऐड किया है कि आप जब आगे चलकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करो, तो आप फेमिलियर रहो इन सब चैप्टर से और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट होता क्या है कि स्कूल अगर खुले होते इस साल, या जो लोग ऑनलाइन भी पढ़ा रहे होंगे स्कूल में, वो लोग क्या करते हैं, वो वही पढ़ाते हैं जिस हिसाब से आपको पेपर में प्रेजेंट करना है। और हम जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमारी भी एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको जाके वहां पर अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो हम भी आपको कोशिश करते हैं कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज ही दें, जिससे कि आप सवाल को उस तरीके से करो जिस तरह से आपका एग्जामिनर चाहता है। बट एक्चुअली में इस तरह के सवालों को करने के शॉर्टकट्स होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये आपके आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है, तो वो मैं साइड बाय साइड आपको सिखा ही रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आगे से मैं इन सब चैप्टर के प्लेलिस्ट बना दूं, जहां पर आप जाके इन चैप्टर को आराम से देखो। बट वहां पर जब आप जाओ, तो इस माइंडसेट से जाओ कि यार यहाँ पर ना हम जो सीखने वाले हैं, वो हम आने वाले फ्यूचर के लिए सीखने वाले हैं। जो कि बहुत कम बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अच्छा आगे चल के मुझे अगर बैंकिंग में जाना है, एसएससी में जाना है, तो क्यों नहीं मैं आज से वो सीखना शुरू कर दूं। तो जो भी मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं उस टाइम को यूटिलाइज करके इन वीडियोस को देखूं, और मैं आगे 2 साल बाद, 3 साल बाद जो भी करने वाला हूँ, उनकी तैयारी मैं अभी से करूँ। ठीक है? बट नहीं करते हैं बच्चा, करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 83 उन्होंने गलत एंट्री कर दी, जबकि करना था 63, यानी कि 20 नंबर ज्यादा आपने कर दिया, और इस वजह से पूरी क्लास का जो एवरेज है ना, वो आधे से बढ़ गया। अगर पूरी क्लास का एवरेज आधे से बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चे का नंबर आधे से बढ़ेगा, तभी एवरेज आधे से बढ़ सकता है। मैंने कहा, और हर बच्चे का नंबर आधे से बढ़ जाए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता ही नहीं है। मैंने कहा वो एन है, और हर बच्चे का नंबर आधे से बढ़ेगा, तो इतने का चेंज आना चाहिए। मैंने कहा इतने का चेंज आना चाहिए। अच्छा, मगर चेंज आ कितने का रहा है? मैंने कहा ये तो चेंज आ रहा है 20 का। अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि एन जो है वो कितना है? 40 है। यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं? 40। बात समझ में आ गई? अब मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्लास में एन बच्चे हैं, क्लास में एन बच्चे हैं, सबके मार्क्स को मैंने जोड़ा, तो ये nth नंबर पे जो बच्चा आएगा ना, उसको आपने गलती से 83 दे दिया, और आपका एवरेज आ गया ए, जबकि उसको आपको देना कितना था?
आपको देना कितना था 63। तो जब आप 63 देते तो आपको कुछ और एवरेज आता, है ना। तो मान लो आपका अगर 63 सही नंबर देते तो आपका एवरेज आता ए, आपने गलत नंबर दे दिया तो आपका एवरेज आधे से बढ़ गया। ये समझ लो इस तरह से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका डिफरेंस निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो मैंने कहा दोनों का बेस तो सेम है, तो ये जो चीज है ये दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या 83 और 63 का डिफरेंस जो कि आएगा 20/n। और यहाँ पर इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 1/2। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 20 यानी कि 40। यानी कि जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कितने होंगे 40। बात समझ में आ गई, सिंपल था, आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल आज के सेशन का। आपसे बोला 10 साल पहले 10 years ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 members was 24। ठीक है, यानी कि 10 साल पहले एक परिवार के 4 लोगों का एवरेज एज जो था वो 24 था। तो 10 साल पहले ये जो 4 लोग थे इनका एवरेज एज कितना आ रहा था 24 आ रहा था 10 साल पहले, यानी कि अभी 2020 अभी चल ही रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 2010 की बात हो रही है। तो अगर 2010 में इन 4 लोग का एवरेज 24 था, तो 2020 में इन 4 लोग का एवरेज कितना होगा 34 होगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मैंने देखा कि 2010 से 2020 में कितने साल का फर्क है 10 साल का फर्क है। हर एक व्यक्ति की एज 10-10 से बढ़ेगी। अगर हर एक व्यक्ति की एज 10-10-10-10 से बढ़ेगी तो एवरेज भी 10 से बढ़ जाएगा। हाँ या ना, अभी बताया मैंने। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इसका एवरेज कितना है, नहीं इसका एवरेज 4 है। अगर मैं इसको 3 से बढ़ा दूं, इसको भी 3 से बढ़ा दूं, इसको भी 3 से बढ़ा दूं, अब बताओ इसका एवरेज कितना आएगा, मैंने कहा इसका एवरेज 7 आएगा। तो अगर आपने हर एक नंबर को 3 से बढ़ाया तो एवरेज भी तो 3 से बढ़ गया ना। बोला, हाँ। तो अगर आप हर एक की एज को 10 से बढ़ाओगे तो एवरेज भी तो 10 से बढ़ेगा। मैंने कहा हाँ सर समझ में आ गया। ठीक। तो अभी अभी आज की तारीख में इन 4 लोग का जो एवरेज है वो 34 है। अगर एवरेज 34 है तो सम कितना होगा 136 हो जाए सम। ठीक है। बट अभी जो है फिलहाल घर में 2020 में 4 लोग नहीं है, घर में 6 लोग हैं, 2 बच्चे भी हैं, और उन 2 बच्चों के बीच में 2 साल का अंतर भी है, ये आपको दिया है। तो अब वो बोल रहा है कि 2 children have been born, the present average age of the family is the same। तो प्रेजेंट एवरेज एज जो है उस फैमिली की अभी भी सेम है, यानी कि पहले कितनी थी 24, तो अभी भी कितनी है 24 ही है। मगर अब घर में 4 लोग नहीं, अब 6 लोग हैं। तो अगर 6 लोग का एवरेज 24 है तो उसका टोटल तो 144 हो गया। तो मैंने बोला इसका अंतर कितना आ रहा है, मैंने कहा इसका अंतर आ रहा है 8। और लोगों का अंतर कितना आ रहा है, मैंने कहा लोगों का अंतर आ रहा है 2। ये 2 लोग कौन है, मैंने कहा वो 2 बच्चे। मैंने कहा एक की एज वाई है और एक की एज y+2 है। मैंने कहा हाँ दोनों का 2 साल का अंतर है। उन दोनों की एज का जो टोटल है ना वो 8 साल यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 4 लोग की एज का टोटल 136 आ रहा है और 6 लोग की एज का टोटल 144 आ रहा है। इन 6 लोगों में से जो 4 लोग हैं उनका टोटल तो मुझे मालूम है 136 है, तो बाकी 8 किसका है, वो जो 2 बच्चे हैं उनका। और उन 2 बच्चों के बीच में एज का डिफरेंस कितना है 2 साल का, तो एक वाई का होगा तो एक y+2 का होगा। तो ये बड़ा वाला होगा और ये छोटा वाला। आपको किसका निकालना है यंगेस्ट, यानी छोटे वाले का निकालना है। तो हमने कहा 2y = 6 होगा तो y कितना होगा 3 होगा। यानी कि जो छोटा वाला है वो 3 साल का है, जो छोटा वाला है वो कितना है 3 साल का है। बात समझ में आ गई, सिंपल, आसान, सरल। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू।